हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड एक टॉपिक को, वो है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। ये झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इससे जेपीएससी या फिर जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं उस पर सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो आज का क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई जाएगी उसे आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस आएगी उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। दोस्तों, आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। दोस्तों, हम लोग जैसे कि पहले ही देखते आ रहे हैं कि झारखंड में जो है वो जनजातियों वाला राज्य है। झारखंड क्या है? जनजातियों वाला राज्य है। यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं या फिर जो सदान उनको कहा गया है, जो यहाँ के मूलवासी हैं, लेकिन वो जनजाति नहीं है। लेकिन उनकी भी जो कल्चर है दोस्तों, उनकी भी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे यहाँ की जनजातियों के ही समान होती गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी कला एवं जितनी भी संस्कृतियाँ हैं यहाँ पे झारखंड राज्य के अंतर्गत, वो बिल्कुल ही अभी क्या हो गई है दोस्तों, मिक्स हो गई है, मतलब एक ही जगह पे मिल गई है। लेकिन भी कुछ जैसे जनजातियाँ हैं उनमें कुछ चीज़ें अलग अलग अभी भी पाई जाती है, इसलिए हम लोगों को उनके बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में बहुत सारे लोक नृत्य किए जाते हैं, जो कि स्पेशली सिर्फ झारखंड राज्य में ही किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे झारखंड राज्य में आदिवासी तथा सदानों के द्वारा कई प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी जनजातियाँ हैं या फिर जो यहाँ पे सदान जो लोग हैं, इन सभी के द्वारा कई प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए छौ नृत्य, पाइका नृत्य, जदुर नृत्य, कर्मा नृत्य, डमकच, लांगड़े आदि। देखिए दोस्तों, इन सभी के नाम आप लोगों ने पहले कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। जैसे कि छौ, ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे पाइका भी एक बहुत ही फेमस नृत्य है, लोक नृत्य यहाँ का। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इनको हम लोग एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इनमें जो छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम में ताकि हमारे सही हो जाए, वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में एक कहावत कहा गया है कि यहाँ पे चलना ही नृत्य है एवं बोलना ही संगीत है। जैसे यहाँ के जो लोग जो चलते हैं लोग यहाँ पे, वही एक नृत्य के जैसी है, और जो भाषा यहाँ पे लोग बोलते हैं वो एक गीत के जैसी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे ही तो लोक नृत्य कहते हैं। चलिए, यहाँ के नृत्यों में गीतों की प्रधानता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी नृत्य किए जाते हैं उनमें अधिकतर नृत्यों में क्या होता है कि गीतों की प्रधानता होती है। उनमें गीत गाए जाते हैं, और वो गीत इस तरह से होते हैं कि दो ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, एक गाता है, उसके पीछे दूसरा लोग क्या करते हैं, उसी गीत को, उसी लाइन को दोहराते हैं। इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है कि ये परंपरा बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है। ये गीत कहीं पे लिखे हुए तो नहीं हैं, लेकिन ये गीत अभी भी क्या है, सभी के जुबानों पे होती हैं। चलिए, यहाँ के नृत्य मौसम एवं ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोक नृत्य किए जाते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं दोस्तों, वो मौसम से रिलेटेड होते हैं या तो फिर वो कृषि कार्यों से रिलेटेड ही लोक नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं। देखिए, लोक नृत्य का आयोजन कब कब किया जाता है, जैसे कि कोई पर्व त्यौहार हो गया, या फिर जब लोग किसी एक जगह पे एकत्र होते हैं और अपने मनोरंजन के लिए लोक नृत्य को करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं छौ नृत्य के बारे में। देखिए दोस्तों, छौ नृत्य के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना होगा, शायद आप लोग देखे भी होंगे कि छौ नृत्य कैसे किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि छौ नृत्य का जो जन्मस्थली है वो झारखंड ही है, और झारखंड का सरायकेला जो स्थान है उसे जन्मस्थली इसका माना गया है। अगर आप लोग झारखंड में नक्शे को देखेंगे तो ये, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से झारखंड का नक्शा है, तो ये जो नीचे वाला एरिया है दोस्तों, इस तरह से नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे सरायकेला जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो यही पे माना जाता है कि छौ नृत्य का ये जन्मस्थली है। चलिए दोस्तों, देखिए छौ नृत्य जो है दोस्तों, इसे ऐसा माना गया है कि झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल राज्य और उड़ीसा राज्य भी इस पर अपना दावा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल, इधर के साइड में पश्चिम बंगाल एवं नीचे की तरफ में उड़ीसा राज्य है, तो ये इन दोनों राज्यों के द्वारा भी छौ नृत्यों के क्या किया जाता है कि इस पर दावा किया जाता है। लेकिन ऐसा माना गया है कि छौ नृत्य जो है वो उसका जन्मस्थली झारखंड ही है। चलिए,
छौ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। देखिए दोस्तों, छौ नृत्य जो है ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। देखिए दोस्तों, जो छौ नृत्य जो है वो इन तीनों राज्यों में ही किया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी और झारखंड में भी। तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो छौ होता है उसे पुरुलिया छौ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? पुरुलिया छौ कहते हैं। उड़ीसा में जो छौ किया जाता है दोस्तों, इसे मयूरभंज छौ कहते हैं। ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और झारखंड में जो छौ होता है उसे सरायकेला छौ कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो नाम है इन जगहों के ही नाम पे रखा गया। जैसे कि आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में एक जिला है पुरुलिया, मयूरभंज में भी एक स्थान है, उड़ीसा में एक स्थान है मयूरभंज, उसी तरह से झारखंड में सरायकेला खरसावां जो है वो जिला है। तो यहाँ पे ही छौ नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए, छौ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। छौ नृत्य इतना प्रसिद्ध है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ साथ ही दोस्तों ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब छौ नृत्य की कुछ विशेषताएं को हम लोग देख लेते हैं कि छौ नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि छौ नृत्य अगर इतना प्रसिद्ध है तो ये इसका प्रसिद्ध होने का क्या कारण है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होगी जिसकी वजह से ये छौ नृत्य इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए, सबसे पहली जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो ये है कि छौ नृत्य में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है तरह तरह के मुखौटों के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो छौ नृत्य किया जाता है उसमें जो पोशाक जो पहना जाता है वो बहुत ही भारी भरकम होता है, और इनमें जो चेहरे पे या फिर जो सर पे पहनने वाला जो पोशाक होता है दोस्तों, वो एक मुखौटा पहना जाता है चेहरे पे, और उसमें बहुत ही सारे कार्य जो है वो किए हुए रहते हैं। आप अगर देखेंगे छौ नृत्य का पोशाक को तो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि ये जो पोशाक है वो बहुत ही आकर्षित करने वाला पोशाक होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, और इनमें क्या किया जाता है कि महाभारत, रामायण जैसे जो पौराणिक कथाएं हैं दोस्तों उनका इसमें मंचन किया जाता है। और सबसे बड़ा बात दोस्तों ये है इसकी विशेषता ये है कि एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह एक युद्ध शैली का भी नृत्य माना जाता है, और इस नृत्य को, छौ नृत्य को केवल पुरुषों के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है कि इस नृत्य में गुरु एवं प्रशिक्षक का होना अनिवार्य होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य होते हैं जिनमें गुरु या प्रशिक्षक का होना उतना अनिवार्य तो नहीं होता है, लेकिन छौ नृत्य के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि इसमें गुरु या प्रशिक्षक का होना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं की ही मौजूदगी में इस नृत्य को किया जाता है। चलिए, छौ नृत्य की दो धाराएं हैं। देखिए दोस्तों, छौ नृत्य जो है इसकी दो धाराएं हैं। पहली धारा है वीर रस और दूसरा है कालीभंगा। जो वीर रस है दोस्तों, ये युद्ध की शैली को दर्शाता है, युद्ध की शैली को। ठीक है दोस्तों, जो वीर रस है इसमें युद्ध शैली को दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो नृत्य किया जाता है उसमें बहुत ही कभी जो पैरों की ताल होती है दोस्तों उस पर निर्भर करता है। जैसे इसमें ये जो नृत्य है दोस्तों, छौ नृत्य, ये पूरी तरह से आपकी भावनाओं के ऊपर है। आपकी अगर भावनाएं, अंदर की भावनाएं अगर शांत हैं तो आपका जो पैर का ताल होगा दोस्तों वो बहुत ही धीमे धीमी होगी। अगर भावनाएं में अगर उत्तेजना है तो पैर की ताल जो होती है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ गति से करती हैं इनकी पैरों की ताल। और साथ ही साथ इसमें जो हाथों में जो होता है वो दोस्तों एक हथियार या फिर कुछ भी चीज़ को लेकर किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो पोशाक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि नृत्य में किस चीज़ों को दर्शाने का कोशिश किया गया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें जो मुख की जो है, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो आप मेरे चेहरे को पढ़ सकते हैं, इसमें मुखौटा पहना हुआ होता है इनके चेहरों पर, तो आप इनके चेहरे की भावनाओं को नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये मन की जो भावनाएँ हैं उनके आधार पर इस नृत्य को पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यह नृत्य भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथात्मक होती है। आप मतलब कि भावनाओं को देखकर आप इसके कथा के बारे में बता सकते हैं कि इस किस कथा पे आधारित है। इस नृत्य में पहनने वाले पोशाक रंग बिरंगे और भारी होते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब चलिए दोस्तों देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो देखिए इस नृत्य को सबसे पहली बार विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन इसका 1938 ईस्वी में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह जी के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको VBI कर लीजिएगा कि 1938 ईस्वी में राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह जी के द्वारा इस नृत्य को पहली बार विदेश में किया गया था। विदेश में कहाँ? यूरोप महादेश के अंतर्गत इसे किया गया था। चलिए दोस्तों, और देखिए इस सबसे बड़ी विशेषता इस नृत्य की ये है कि इस नृत्य में इतनी सारी विशेषताएं होने की वजह से यूनेस्को ने इसे 2010 में, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसे विरासत नृत्य में शामिल किया गया है।
ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि 2010 में इसे यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार YouTube पे इस नृत्य का वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि छऊ नृत्य किस शैली का नृत्य है और इसे इतना ज़्यादा ख्याति क्यों प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों को पद्मश्री अवार्ड जैसे भी मिल चुके हैं, उनके नाम यहाँ पे अभी मैंने नहीं लिखा है, बाद में उसे दे दिया जाएगा। चलिए, पाइका नृत्य देखिए दोस्तों, अगला जो नृत्य है पाइका नृत्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पाइका क्या है, तो पाइका एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, पाइका नृत्य भी झारखंड की एक महत्वपूर्ण नृत्य है और इसे किनके द्वारा किया जाता है, तो इस नृत्य को मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है पाइका नृत्य। देखिए दोस्तों, पाइका नृत्य भी झारखंड की एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि छऊ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य यहाँ का था, तो उसी तरह से पाइका भी क्या है, यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नृत्य है। और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मुंडा जनजाति से रिलेटेड एक वीडियो इस हमारे YouTube चैनल पे दे दिया गया है, तो आप लोगों उसे देख लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए, यह नृत्य उत्तेजना और ओजपूर्ण नृत्य है। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, इस नृत्य में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती के साथ ये नृत्य किया जाता है। चलिए, पाइका नृत्य युद्ध एवं मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस नृत्य में इस नृत्य को इस तरह से किया जाता है कि जैसे कि किसी युद्ध में नृत्य किया जा रहा हो, और साथ ही साथ इसमें मार्शल आर्ट तकनीक का भी संयोजन किया गया। जैसे मार्शल आर्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी का यहाँ पे मिक्सचर इसमें देखा जाता है। चलिए दोस्तों, पाइका नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। जिस तरह से छऊ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि छऊ नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है, उसी तरह से पाइका नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 5, 7 या फिर 9 लोगों का जो होता है वो जोड़ा बनाकर ये नृत्य को किया जाता है। जैसे 5 व्यक्ति का जोड़ा होता है, या तो फिर 7 व्यक्तियों का जोड़ा होता है, या फिर 9 व्यक्तियों का जोड़ा में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को भी अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें वेशभूषा जो धारण किया जाता है वो एक सैनिक की वेशभूषा के जैसा इसमें धारण करके किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें यह है कि इसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड होता है। जैसे कि पहले युद्ध में लड़ाई किया जाता था, उस तरह से इस नृत्य में दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें माथे में रंग बिरंगी पगड़ी पहनी जाती है। इसमें जो सर पे होता है वो बहुत ही कलरफुल पगड़ी पहनी जाती है, और साथ ही मोर के पंख लगे होते हैं। मोर के कोई छोटे पंख नहीं, बड़े बड़े मोर के पंख लगे हुए होते हैं उनके सर पे, और इस नृत्य को किया जाता है। और क्या होता है दोस्तों कि कहीं कहीं पे ये नृत्य जो होता है, जब समुदाय के बीच में जब ये नृत्य किया जाता है, तो कभी कभी इस नृत्य में महिलाएं भी शामिल होती हैं, लेकिन वो पुरुषों के साथ नृत्य नहीं करती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वो ऊपर में कपड़े को नहीं पहनती, उनका जो ऊपर का बदन होता है वो खुला होता है पुरुषों का, और उसमें पतले पतले कपड़े का जो होता है वो लटकन के जैसे, झालर के जैसे उनके शरीर पर लगा हुआ रहता है, और इस नृत्य को किया जाता है। ये भी नृत्य को अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी बहुत ही मनोहर नृत्य लगेगा। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इस नृत्य के दौरान भारी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो वैसे ही वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाने पे बहुत ही ज़्यादा भारी साउंड या फिर आवाज़ आता है, उस तरह के वाद्य यंत्रों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि जिससे कि इस नृत्य को करने में शरीर में और भी तेज़ी से फुर्ती है। क्योंकि आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि ये नृत्य उत्तेजना वाला नृत्य है। जैसे वाद्य यंत्रों में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ढोल का, नगाड़े का, ढाक का, भैर का आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस नृत्य में इन सभी जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि जो मुंडा जनजाति के लोग जो कृषि कार्य में लगे हुए होते थे, वो क्या करते थे, जब उनके खेतों में पशु जब आ जाते थे, ठीक है दोस्तों, जंगली पशु जब आ जाते थे, तो उनको भगाने के लिए भी ये क्या करते थे, इस तरह के वाद्य यंत्रों को जोर जोर से पीट पीट कर बजाते थे, जिससे क्या होता था कि सारे जो जंगली जानवर है वो दूर चले जाते थे। तो उस दौरान भी इन सभी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। तो जैसे ही वाद्य यंत्र इतने सारे एक साथ में जब बजते हैं दोस्तों, तो जो नृत्य कर रहे व्यक्ति होते हैं वो पूरे उत्तेजना के साथ में क्या करते हैं, नृत्य को करते हैं। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, पैरों की जो चाल होती है वो इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये भी नृत्य क्या है, ये भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे भी बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा,
ठीक है दोस्तों। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव, देखिए भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था रूस में। वहाँ पे इस नृत्य का मंचन किया गया था किनके द्वारा? डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि जब इस नृत्य को रूस में किया गया था तो इन सारे वाद्य यंत्रों को बजाने की वजह से और वहाँ पे जो लोग नृत्य कर रहे थे उनके नृत्य को देखकर आसपास के जितने भी लोग थे वो उसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ आई थी, क्योंकि इस नृत्य के दौरान में बहुत ही अधिक मतलब कि क्या बोले जाए उसे कि उत्तेजना के साथ साथ और जो आसपास के जो लोग होते हैं दर्शक जो होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से उत्साहित हो जाते हैं इस नृत्य को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों नोट करके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को लिख दिया है जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाइका नृत्य के बारे में। देखिए एक पाइका विद्रोह भी हुआ था दोस्तों। अब देखिए ये नृत्य का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ये एक पाइका विद्रोह हुआ था। ये पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो ये उड़ीसा राज्य में हुआ था। देखिए दोस्तों पाइका एक जनजाति है उड़ीसा में, उनके द्वारा ये इस विद्रोह को ब्रिटिशों के खिलाफ किया गया था। तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो मैंने यहाँ पे दूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और नृत्य के बारे में। जैसे हम लोगों ने छौ नृत्य, पाइका नृत्य, इन सभी के बारे में देख लिया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं, लोक नृत्य, उनको देखते हैं हम लोग फिर से। चलिए सबसे पहला जो नृत्य है दोस्तों वो है अब जदुर नृत्य। ठीक है दोस्तों, जदुर नृत्य, इस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। देखिए दोस्तों इस तरह से जो नाम अलग से दिए हुए रहते हैं ना, इसको आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको एक बार में तो याद नहीं होंगे, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को एक दो बार करके देख लीजिएगा तो आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए देखिए इस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। यह नृत्य मुंडा और उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो जदुर नृत्य है ये किस जनजाति के लोग के द्वारा किया जाता है? तो ये अधिकतर जो है वो मुंडा जनजाति या फिर उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये नृत्य किस तरह का नृत्य है? देखिए दोस्तों जो लोक नृत्य जो हैं, बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जो महिला प्रधान है या बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जो पुरुष प्रधान है। जैसे आप लोगों ने छौ नृत्य और पाइका नृत्य के बारे में देखा, ये नृत्य क्या थे? पुरुष प्रधान नृत्य थे। तो यहाँ पे जो जदुर नृत्य है दोस्तों ये किस तरह का नृत्य है? तो ये महिला प्रधान नृत्य है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए, और ये नृत्य कब किया जाता है? तो ये सरहुल के समय किया जाता है। देखिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सरहुल का एक पर्व मनाया जाता है जनजातियों में, तो सरहुल पर्व के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। किस नृत्य को? तो जदुर नृत्य को। अन्य समय पर इसका प्रदर्शन वर्जित है। देखिए दोस्तों ये एक नियम है कि इस नृत्य को सिर्फ और सिर्फ आप कब करेंगे? सरहुल पर्व के दौरान करेंगे, और अगर अन्य समय पर इसको करते हैं तो ये मना किया गया है, मतलब ये वर्जित है। चलिए, और ये किस तरह का नृत्य है दोस्तों? तो ये तेज गति का नृत्य है। मतलब इस नृत्य को करने टाइम पे आपको क्या चाहिए? शरीर में फुर्ती चाहिए। आप तेजी के साथ इस नृत्य को करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला जो नृत्य है दोस्तों ये है कर्मा नृत्य। ये झारखंड में लगभग सभी जगह पे ये नृत्य को किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, कुछ जो आसपास के जैसे छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पे भी कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य दोस्तों स्पेशली कब किया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु के जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है उस समय से लेकर जब वर्षा ऋतु अंत होता है तब उसके बीच में ही ये जो कर्मा नृत्य है ये किया जाता है। स्पेशली ये कर्मा नृत्य जो है वो भादो महीना में कर्मा एक पर्व मनाया जाता है, उस दौरान ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कब किया जाता है, तो भादो महीना में ये किया जाता है। चलिए इस नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत को देखिए दोस्तों आप लोग पहले ही बता दिया गया कि जो जितने भी लोक नृत्य यहाँ पे अधिकतर जो किए जाते हैं उन लोक नृत्यों में क्या किया जाता है? ये गीत संगीत प्रधान नृत्य हैं। मतलब यहाँ पे जो लोक नृत्य हैं उनमें गीतों को भी गाया जाता है। तो देखिए जो कर्मा नृत्य के दौरान जो गीत को गाया जाता है उस गीत को लहुसा गीत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए कर्मा नृत्य को क्या कहा जाता है? लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आई है। आप पूछेंगे तो ये क्यों भी आई है? क्योंकि कभी कभी कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहकर दे दिया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कर्मा नृत्य को ही क्या कहते हैं? लहुसा नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्मा नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है उस गीत को लहुसा गीत कहते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों इसमें
ये जो नृत्य है ये थोड़ा झुककर किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि 8 महिला और 8 मेल और 8 फीमेल, मतलब 8 पुरुष और 8 महिलाओं के द्वारा ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और ये नृत्य को करते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हाथ पकड़कर नृत्य को किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ है बात कि इस नृत्य को जब करते हैं तो थोड़ा झुककर करते हैं, और जैसे कि एक आगे वाला जो लाइन है, आगे का जो ग्रुप है वो गीत को गाता है और उसी गीत के लाइन को जो दूसरा ग्रुप जो बटा हुआ रहता है उसी गीत को क्या करता है दोस्तों, दोहराते चलता है। तो इससे क्या होता है कि बार बार गाने दोहराने के क्रम में क्या होता है, ये जो गीत जो होते हैं दोस्तों ये मतलब कि जुबान पर बैठे हुए रहते हैं। इसलिए इन गीतों को क्या किया जाता है, जब भी त्यौहार मनाया जाता है तो ये गीत गाए जाते हैं और इस तरह से नृत्य किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है जतरा नृत्य। देखिए दोस्तों, जनजातियों में क्या होता है कि वो अपने किसी एक खेत में या फिर कहीं पे जंगल में थोड़े से जगहों को क्या करते हैं, वो रखते हैं जहाँ पे ये मेलों का आयोजन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने आसपास के जो भी गांव होते हैं वो मिलके मेलों का आयोजन करवाते हैं। उसे जतरा टाड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, जतरा टाड़ कहते हैं। और इसी जतरा टाड़ में मेले के दौरान स्त्री और पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, जतरा नृत्य कहा जाता है। ये घर या फिर आंगन में किया जाने वाला नृत्य नहीं है, ना ही अखड़ा में किया जाने वाला नृत्य। देखिए दोस्तों, जनजातियों में जो अधिकतर नृत्य जो होते हैं वो अखड़ा में किए जाते हैं, लेकिन ये जो जतरा नृत्य है ये जतरा टाड़ में किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इस नृत्य के दौरान क्या होता है दोस्तों, इसमें पुरुष एवं महिला के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और हाथों को पकड़कर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए खड़िया जनजाति में इसी नृत्य को, जो जतरा नृत्य यहाँ पे लिखा गया है, खड़िया जनजाति के लोग इस नृत्य को कुंवर-ढिंग कहते हैं। ठीक है, कुंवर-ढिंग, इस नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि खड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है, तो कुंवर-ढिंग नृत्य इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जो अगला नृत्य है वो है डमकच। ये जो नृत्य है दोस्तों ये विवाह के समय में किया जाता है। जब घर में विवाह का आयोजन होता है उस दौरान इस नृत्य को किया जाता है, और स्पेशली इस नृत्य को क्या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये भी नृत्य कैसा है, स्त्री प्रधान नृत्य है। जब घर में जब दूल्हे की बारात निकल जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, जो महिलाएं होती हैं घर की, वो आसपास की और दूसरे पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर घर के आंगन में इस तरह का नृत्य को करती हैं। इस दौरान बांसुरी या फिर बहुत सारे जो और दूसरे जो वाद्य यंत्र है उनको भी बजाया जाता है और इस नृत्य को किया जाता है। इसमें थोड़ी हंसी ठिठोली भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे नृत्य को देखते हैं। अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है टूसू नृत्य। देखिए दोस्तों, झारखंड में एक पर्व मनाया जाता है जो टूसू पर्व हम लोग कहते हैं, और ये टूसू पर्व कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दौरान ही मनाए जाने वाले पर्व को क्या कहते हैं, टूसू पर्व कहते हैं। और इसी पर्व के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे टूसू नृत्य कहते हैं दोस्तों। ये भी क्या है, एक महिला प्रधान नृत्य है, लेकिन इसमें पुरुष भी इस नृत्य को करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक बांस का कुछ टूसू का मतलब आकार देकर कुछ बनाया जाता है, उसे लेकर नृत्य करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, जनजातियों में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे कि बहुत सारे जो नृत्य होते हैं वो मौसम, ऋतु, इन सब पे निर्भर करते हैं, और बहुत सारे क्या ऐसे नृत्य हैं जो फसल की कटाई या फिर बुआई अर्थात कृषि पे नृत्य जो है वो निर्भर करते हैं। देखिए, ये जो हेरो नृत्य है दोस्तों ये इसी तरह का नृत्य है, ये कृषि पर आधारित नृत्य है। इसमें क्या होता है कि धान के बुआई के समय जब धान का बुआई हो जाता है उस खुशी में क्या करते हैं, पुरुष और महिला साथ साथ इसमें नृत्य करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हेरो क्या है, ये भी नृत्य है। ये किस तरह का नृत्य है, तो ये कृषि प्रधान नृत्य है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है लांगड़े। देखिए दोस्तों, ये भी आई है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि लांगड़े क्या है, नृत्य है, वाद्य यंत्र है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, लांगड़े क्या है, एक तरह का एक लोक नृत्य है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और लांगड़े नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे नृत्य को देखते हैं, झूमर नृत्य। देखिए, वैसे तो जितने भी नृत्य किए जाते हैं उनमें अधिकतर जो नृत्य होते हैं वो झूमर ही होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि हाथों को पकड़कर ही नृत्य किया जाता है। देखिए, झूमर नृत्य क्या है, फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हेरो नृत्य कब किया जाता था, जब धान की बुआई कर दी जाती थी तब, और वहीं पर झूमर नृत्य कब किया जाता है, जब फसल कट जाता है तब इस नृत्य को किया जाता है।
यह नृत्य भी महिला प्रधान नृत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें जो हेरो नृत्य था इसमें महिला एवं पुरुष दोनों ही कर रहे थे, जबकि झूमर नृत्य क्या है, ये महिला प्रधान नृत्य है। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो महिला के द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य के कई प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। अब झूमर नृत्य के भी प्रकार हैं, जैसे कि करिया झूमर, इसमें क्या है, ये स्त्री प्रधान झूमर है। उसके बाद है अधरतिया झूमर। देखिए दोस्तों, ये वर्ड अगर आप लोग पकड़ रहे होंगे तो अधरतिया, आधा रात को किया जाने वाला ये झूमर है, ठीक है दोस्तों। फिर है भिनसरिया झूमर, जब रात का समय ख़त्म होने लगता है और सुबह का समय जब आने वाला रहता है, उस बीच जब नृत्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भिनसरिया झूमर कहते हैं। देखिए दोस्तों, जनजातियां जो होती हैं वो बहुत ही मेल मिलाप के साथ आपस में रहती हैं, बहुत ही भाईचारे के साथ आपस में रहती हैं। तो इस तरह से नृत्य वगैरह का जब आयोजन किया जाता है, जब प्रदर्शन लोग करते हैं, तो इसमें दिखाया जाता है कि वो किसने आपस में घुले मिले हुए रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे नृत्य को देखते हैं। अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य क्या है कि इसमें जो पुरुष हैं, ये पुरुष के द्वारा किया जाता है, और जो पुरुष क्या करते हैं, स्त्री का वेश धारण करके, मतलब स्त्री की पोशाक वगैरह पहन करके ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये मतलब आप समझिए कि हंसी ठिठोली वाली नृत्य है। अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है बाहा नृत्य। बाहा नृत्य जो है दोस्तों वो संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो संथाल जनजाति के द्वारा। देखिए दोस्तों, बाहा एक त्यौहार है, यहाँ पे बाहा एक पर्व होता है, उसी पर्व के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ पे जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, झारखंड में जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें हम लोग इन जो बाहा पर्व हो गए, जैसे बा पर्व हो गए, जैसे टूसू पर्व हो गए, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट को आप लोग समझते चलिए, क्योंकि ये नृत्य का जब टॉपिक आ गया है तो हम लोग को यहाँ पे इस सब को जानना जरूरी है। बाहा नृत्य संथाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चलिए, बा नृत्य, देखिए ऊपर बाहा नृत्य है और ये क्या है, बा नृत्य है। तो बा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो हो जनजाति के द्वारा। और ये नृत्य कब किया जाता है, सरहुल पर्व के अवसर पर। किस पर्व के अवसर पर, सरहुल पर्व के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, बा नृत्य। देखिए दोस्तों, उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कहीं और भी देखा था कि सरहुल पर्व के दौरान किया जाता है। ये जदुर नृत्य को हम लोगों ने देखा था, ये भी नृत्य कब किया जाता है, सरहुल त्यौहार के ही दौरान किया जाता है। अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है माघे नृत्य। ये भी हो जनजाति में प्रचलित है। देखिए दोस्तों, जो जनजातियों में प्रचलित नृत्य हैं ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। माघे नृत्य कब किया जाता है, तो किनके द्वारा किया जाता है, तो हो जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से दोस्तों जो अगला नृत्य है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है जपी नृत्य। और ये नृत्य कब किया जाता है, देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मौसम से रिलेटेड, फसल कटने, बुआई से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक नृत्य है, ये है शिकार से रिलेटेड। ये नृत्य कब किया जाता है, जब शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में, मतलब ये क्या है, एक खुशी के रूप में इसे मनाया जाता है। ये विजय नृत्य के रूप में इसे मनाया जाता है कि हमने जो काम को ठाना वो काम पूरा हो गया, तो इस नृत्य को किया जाता है, जपी नृत्य को। चलिए दोस्तों, अगला जो नृत्य है वो है सोहराय नृत्य। सोहराय एक त्यौहार भी है दोस्तों जो जनजातियों में मनाया जाता है, और ये बहुत ही प्रचलित त्यौहार, जैसे सरहुल के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रचलित त्यौहार है तो वो सोहराय त्यौहार ही है। तो उस दौरान ही क्या किया जाता है, सोहराय नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सोहराय त्यौहार है ये पालतू पशुओं, खासकर गाय, ये सब के लिए ही मनाया जाता है। जो घर में हम लोग रखते हैं उनके लिए ये पर्व मनाया जाता है। और देखिए इस पर्व के, इस त्यौहार के दौरान, मतलब इस नृत्य के दौरान क्या किया जाता है कि जो जानवर होते हैं उन्हें चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें चुमाया जाता है। आप लोग अगर होंगे आसपास के झारखंड के इलाके के तो आप लोग इसे समझ जाइएगा कि गायों को क्या किया जाता है, उस दिन चुमाया जाता है। तो उसमें क्या जाता है, चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और ये गीत किनके द्वारा गाया जाता है, तो ये गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चुमावड़ी गीत किनके द्वारा गाया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से और कई नृत्य हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे डाहर नृत्य। अब देखिए दोस्तों, सारे नृत्य को तो
पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे नृत्य को डिटेल में पढ़ पाएंगे, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं उन्हें हम लोगों को पढ़ना है और उनके बारे में जानना है। खास करके कुछ कुछ वर्ड जो थे वो एग्जाम में पूछे जाते थे, जैसे कि ये लांगड़े वर्ड पूछ लिया गया था, हेरो नृत्य पूछा हुआ है, उसी तरह से डमकच नृत्य भी पूछा हुआ है। खास करके इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि ये जो नृत्य दिया गया ये पुरुष प्रधान है या फिर महिला प्रधान है, तो उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए उसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ नृत्य जो है वो बच गए हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे डाहर नृत्य, ये भी स्पेशली जो है दोस्तों वो संथाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक लाइन से लोग खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर झूमर कहीं ये दूसरे तरीके से इसे किया जाता है, इसलिए इसे डाहर नृत्य कहते हैं। और ये जो नृत्य है दोस्तों ये सड़कों पे किया जाता है, जो सड़क होते हैं उसमें ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है फगुआ नृत्य। आप लोगों ने फगुआ वर्ड से ही पकड़ लिया होगा इसे कि ये होली के दौरान जो फगुआ पर्व मनाया जाता है उस दौरान ये खुशी के अवसर पर ये नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद ठड़ई नृत्य या फिर खड़े होकर किया जाने वाला नृत्य। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें लोग जो होते हैं वो खड़े होकर एक ही जगह पे नृत्य को करते हैं। फिर है अंगनई नृत्य। अंगनई नृत्य में क्या होता है दोस्तों, ये नृत्य घर के आंगन में किया जाता है। जब भी कोई खुशी का माहौल होता है, पर्व त्यौहार या फिर विवाह या फिर बच्चों का जन्म का जो मनाया जाता है उस दौरान ये अंगने नृत्य किया जाता है। और इन जो खास करके जो आंगन में नृत्य किए जाते हैं दोस्तों, ये जो नृत्य होते हैं वो महिला प्रधान नृत्य होते हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो घर में किसी भी अवसर पे ज़्यादा खुशियों को मनाने का कोशिश करती हैं। तो आदिवासी जनजातियों में या फिर जितनी भी जनजातियां हैं या फिर सदान जो हैं, इन सभी में क्या होता है इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे अभी झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ा। अब हम लोग शुरू करेंगे झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य, क्योंकि लोक नृत्य और लोक नाट्य को जब हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे तो हम लोग को जो पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में भी बहुत सारे लोक नाट्य जो है वो किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य को। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य। हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य को देख लिए, अब हम लोग चलते हैं देखते हैं झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य। देखिए दोस्तों, लोक नाट्य का अर्थ क्या हो गया, लोक प्लस नाट्य। लोक का मतलब होगा किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाला एक नाटक या मंच के दौरान मंचन करने वाला जो भी किसी चीज़ को हम लोग दिखाते हैं या फिर दर्शाते हैं किसी स्थिति को, उसे हम लोग लोक नाट्य कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोक नाट्य प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में भी कुछ लोक नाट्य हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में लोक नाट्य का कला प्रचलन प्रारंभ से ही है। देखिए दोस्तों, झारखंड में लोक नाट्य कला का प्रचलन प्रारंभ से ही है। झारखंड राज्य जब से बना या फिर झारखंड राज्य जब नहीं था उससे पहले से भी, जब ये बिहार राज्य के साथ में था तभी से ही यहाँ पे क्या था, लोक नाट्य का प्रचलन यहाँ पे था। ठीक है दोस्तों, चलिए किसी विशेष अवसर पर नाट्य कला का मंचन किया जाता है। ये जो नाट्य कला का जो वो मंचन है ये किसी विशेष अवसर पे किया जाता है। किसी विशेष अवसर कहने का मतलब होगा दोस्तों कि जैसे शादी विवाह के अवसर पर या फिर किसी अलग तरह के जो महीने होते हैं, जैसे कि सावन का महीना, कार्तिक का महीना जो होता है, इस तरह के महीनों में भी किसी खास तरह के जो लोक नाट्य उनका मंचन किया जाता है। झारखंड राज्य में भी कई तरह के लोक नाट्य किया जाता है एवं इन लोक नाट्य को करने के लिए झारखंड में कई प्रमुख नाट्य संस्थाएं। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक तो प्रमुख लोक नाट्य का ही है, लेकिन ऐसी कई संस्थाएं झारखंड राज्य के अंतर्गत कई जिलों में बनाई गई हैं जहां पे इन लोक नाट्यों को करने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। हम लोग उन्हें भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से लोक नाट्य हैं। सबसे पहला लोक नाट्य है जिसे समा चकेवा लोक नाट्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नाम है ना, आप लोग इसको नाम याद कर लीजिए और काउंट कर लीजिए कि कितने लोक नाट्य यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो समा चकेवा है, दूसरा है जट जाटिन, अगला है भकुली बंका डमकच, ये जिसे डोमकच भी कहते हैं, और है सबसे लास्ट में कीर्तनिया। तो यहाँ पे कुल 5 तरह के लोक नाट्य जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं। चलिए हम लोग समा चकेवा से शुरू करते हैं। देखिए नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। इस लोक नाट्य के 4 प्रमुख पात्र हैं। देखिए जो दोस्तों, जो नाटक जो होते हैं वो कुछ वास्तविकता तो होता नहीं है, इसमें क्या किया जाता है कि किसी सामाजिक स्थिति को या फिर किसी तरह की परिस्थितियों को इसमें दर्शाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें भी जो ये लोक नाट्य है दोस्तों, इसमें 4 पात्र हैं। सबसे पहला जो पात्र है वो है समा, जो कि इस लोक नाट्य की नायिका है। ठीक है, अगले हैं चकेवा जो इस लोक नाट्य के नायक हैं। अगले हैं चूड़क या चुगला। देखिए ये जो नाम है ये इम्पॉर्टेंट है, चूड़क या चुगला, जो कि खलनायक की भूमिका निभाते हैं।
अगला है सांबा, सांब जो समा का भाई है। देखिए समा क्या है, एक लड़की है, चकेवा क्या है, एक पुरुष है, और चुगला और या चूड़क जो है ये भी एक पुरुष है, और सांबा जो है ये भी एक पुरुष है जो कि समा का भाई है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं होता है, ये सभी क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। बस सामाजिक जो स्थितियां हैं उन्हें दर्शाने के लिए इस तरह के नाट्य को किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि ये जो मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, लेकिन इनके जगह पे भूमिका जो है वो बालिकाएं निभाती हैं। और ये जो समा चकेवा लोक नाट्य है, इसका आयोजन कब किया जाता है, तो ये कार्तिक महीने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये कार्तिक महीने या फिर सावन महीने, कुछ खास तरह के जो महीने होते हैं उनमें इस तरह के लोक नाट्यों का आयोजन किया जाता है। इस लोक नाट्य के अंतर्गत सामूहिक गीतों, देखिए जो लोक नाट्य होते हैं इनमें गीत गाए जाते हैं। सामूहिक गीतों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रश्न उत्तर के शैली में इसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न उत्तर की शैली में इसका प्रदर्शन किया जाता है। और ये जो समा चकेवा लोक नाट्य है दोस्तों, इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता ये है, इसमें भाई बहन के बीच के प्रेम को दर्शाने का इसमें कार्य किया जाता है। जो भाई बहन है, जैसे कि इसमें बहन कौन हो गई, समा, और इसका भाई कौन हो गए, सांब, इन दोनों के बीच का जो प्रेम है इसे दर्शाने का इसमें कोशिश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस लोक नाट्य के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई बहन के बीच का जो रिश्ता होता है वो कितना मजबूत होता है, उन दोनों के बीच में कितना प्यार का रिश्ता होता है। चलिए अब अगला जो लोक नाट्य है वो है जट जाटिन। देखिए नाम इसमें दो दो करके हैं, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे था समा चकेवा और यहाँ पे है जट जाटिन। इस लोक नाट्य की विशेषता ये है दोस्तों कि यह लोक नाट्य वैवाहिक जीवन, किसके, जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाने का इसमें कार्य किया जाता है। मतलब एक पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है उसको यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया गया है। और देखिए ये भी कब आयोजन इसका किया जाता है, तो इसका आयोजन श्रावण से कार्तिक महीने के बीच में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सावन महीने और कार्तिक महीने के बीच में किया जाता है। और इसका जो अभिनय करती हैं वो कुंवारी लड़कियों के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। कुंवारी लड़कियां ही क्या करती हैं, इसमें कोई पुरुष नहीं होते हैं, सिर्फ कुंवारी लड़कियां हैं। जट और जाटिन का जो है वो अभिनय कुंवारी लड़कियों के द्वारा ही इसमें निभाया जाता है और उनके वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, वैवाहिक जीवन को दर्शाने का इसमें मतलब ये हुआ कि अपने आसपास के समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन किस तरह से चल रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, वो उन परेशानियों को कैसे दूर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के चीज़ों को इसमें दर्शाया जाता है। और जो लोक नाट्य जो होते हैं दोस्तों, इनका जो प्रमुख उद्देश्य जो होता है ये होता है कि अपने समाज के बीच में जागरूकता को फैलाना, क्योंकि ये सभी क्या है, काल्पनिक पात्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने समाज में जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं उन्हें दूर करके समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं और समाज को बतलाने का कोशिश करती हैं कि हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं अपने समाज में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो लोक नाट्य है वो है भकुली बंका लोक नाट्य। देखिए इसमें भकुली का मतलब हो गया पत्नी और बंका का मतलब हो गया पति। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भकुली बंका लोक नाट्य किस तरह से है। तो इसमें भी पति पत्नी के ही बीच के रिश्ते को दर्शाने का कार्य किया जाता है और ये भी सावन से कार्तिक महीने में ही किया जाता है। और देखिए जब जट जाटिन का जब लोक नाट्य को प्रस्तुत किया जाता है तो उसी बीच में इस भकुली बंका लोक नाट्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जो अभिनय करती हैं वो लड़कियां ही करती हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जट जाटिन के साथ ही इसका प्रदर्शन किया जाता है। जिस मंच में जट जाटिन का प्रदर्शन हो रहा होता है उसी मंच में इस भकुली बंका के भी जीवन का प्रदर्शन किया जाता है और ये भी क्या, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को ही दर्शाया जाता है। तो आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा कि जट जाटिन में क्या दर्शाया गया और भकुली बंका में क्या दर्शाया गया। दोनों में ही क्या दर्शाया गया है, तो वैवाहिक जीवन को दर्शाया गया है। दोनों ही क्या है, समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला देखते हैं, वो है डमकच या डोमकच। अभी हम लोग पीछे कुछ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि डमकच या डोमकच जो है ये एक लोक नृत्य भी है। तो देखिए इस लोक नृत्य को लोक नाट्य भी, डमकच जो है वो एक लोक नाट्य भी है। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है और आप लोगों ने पढ़ लिया कि इसे क्या किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर
महिलाएं जो होती हैं वो रात भर इससे करती हैं। और इसमें देखिए क्या है कि विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। इस लोक नाट्य में जो हाव भाव जो होते हैं दोस्तों, जो संवाद होते हैं, जो महिलाएं आपस में हाव भाव को दर्शाती हैं, जो बात करती हैं, वो थोड़े से क्या होते हैं, वो हास प्रयास जो होते हैं वो थोड़े अश्लील होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें बच्चों या फिर पुरुषों को देखने का इन्हें मनाही होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों इसे देखने के लिए मना किया जाता है। चलिए, और इसका आयोजन जो है वो रात भर किया जाता है। और हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले ही जब इस लोक नृत्य के बारे में पढ़ा था तो देख लिया था हम लोगों ने कि इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सहनाई हो गई, छोटे छोटे जो ढोलक टाइप के होते हैं उन सभी का भी क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला लोक नाट्य के बारे में। देखिए, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे जो भी लोक नाट्य देखे हैं वो हमारे आसपास के सामाजिक जीवन से रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो समा चकेवा हो गए, चाहे फिर जट जाटिन हो गया, चाहे भकुली बंका हो गए, चाहे डमकच, ये जो भी हमारे आसपास के समाज हैं उससे रिलेटेड था। जो अगला जो दोस्तों वो है कीर्तनिया। और ये किस तरह का लोक नाट्य है, तो ये भक्ति पूर्ण तरीके से किया जाने वाला लोक नाट्य है। देखिए दोस्तों, कीर्तनिया का मतलब ही हो गया कि इसमें क्या करते हैं कि लोग आपस में, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के लीलाओं का इसमें वर्णन करते हैं, गीतों के माध्यम से करते हैं, गीत गाते हैं या फिर कुछ नाट्य के रूप में प्रस्तुत करके बतलाते हैं। उनके जो बाल लीलाएँ हैं उनके बारे में इसमें मंचन किया जाता है, उनके जीवन के बारे में इसमें बताया जाता है, किस तरह से भगवान कृष्ण ने पूरे दुनिया को अपने उपदेश दिए थे, उन सभी बातों को इसमें दर्शाया जाता है। तो ये क्या है, कीर्तनिया क्या है, एक भक्तिपूर्ण तरीके से किया जाने वाला लोक नाट्य है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाई जा रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्लास को भी एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है लोक कला, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड का लोक संस्कृति, कला संस्कृति, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोगों को अभी मंदिर भी बहुत सारे पढ़ने हैं, दर्शनीय स्थल को भी पढ़ना है, अभी बहुत सारे पर्व त्यौहार भी बच गए हैं, उसे भी हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन चलिए, हम लोग पहले इसमें लोक नाट्य की बात कर रहे हैं तो इसे यहाँ पे पहले इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया कि कौन कौन से लोक नाट्य किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन लोक नाट्य को करने के लिए झारखंड में जो प्रमुख नाट्य संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं और ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो रांची में एक लोक नाट्य संस्था है जिसका नाम है रंग दर्पण। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि रंग दर्पण नाट्य जो संस्था है ये कहाँ पे स्थित है। तो झारखंड के ये किस जिले में, रांची में। रांची झारखंड की राजधानी है। चलिए, अब हम लोग शुरू से देखते हैं धनबाद जिले में कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे लोक नाट्य संस्थाएं हैं, लेकिन हम सबको तो यहाँ पे पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग थोड़े थोड़े करके यहाँ पे बाद में धीरे धीरे करके और भी इसमें ऐड करते जाइएगा तो आप लोगों को याद होते जाएगा। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, धनबाद जिला में है अंकुर नाट्य संस्था। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए, अगला है कला निकेतन, और ये भी कहाँ पे है, तो ये भी धनबाद जिले में ही है। अगला है रांची में, आप लोगों ने देख लिया था कि रंग दर्पण है, तो रांची में एक और है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है देश प्रिया नाट्य संस्था। ये भी कहाँ पे है, ये रांची में है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसके अलावा भी रांची में बहुत सारे हैं, जैसे कि बिरसा कला केंद्र, ये भी रांची में ही है। ठीक है, बिरसा कला केंद्र ये कहाँ है, रांची में। गीतांजलि नाट्य मंच, ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी कहाँ पे है, रांची में ही। उसके अलावा एक है मंत्रणा, ये भी रांची में ही है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरे ज़िले में कौन कौन से हैं। खूंटी जिला, जो कि रांची से ही अलग कट कर एक ज़िला बना है। ठीक है, खूंटी जिला में है जो हाथू नाट्य मंच। तो आप लोग इस नाम को याद रखिएगा कि खूंटी में कौन सा है, जो हाथू नाट्य मंच। उसी तरह से मेदिनीनगर कहाँ है, तो डाल्टनगंज में है। यहाँ पे कौन सा है नाट्य एकेडमी, तो वो है मेलोडी। बहुत ही प्यारा सा नाम है मेलोडी, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए, जमशेदपुर को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, रंग भारती। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जो सबसे लास्ट हमारा बच गया है, गिरिडीह में है त्रिमूर्ति नाट्य संस्था, और दूसरा है नाट्य मंच से ही एक वहाँ पे नाट्य संस्था है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होंगे तो आप लोग उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य को देख लिए, हम लोग झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य को भी देख लिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रमुख त्यौहार को। देखिए दोस्तों, झारखंड में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन से प्रमुख पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले कई वीडियो में ये सब बातें मैं बोलते आ रही हूँ कि आगे आप लोगों को मैं पूरे अच्छे से यहाँ पे जितने भी त्यौहार है उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग उसको पढ़ने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कुछ बस 8 त्यौहार के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसको अभी हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। फिर इसका एक और पार्ट आएगा इस वीडियो का जिसमें और भी जो बचे हुए त्यौहार है उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो त्यौहार है वो है सरहुल त्यौहार। देखिए सरहुल त्यौहार जो है वो आदिवासियों का, यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ रह रही हैं उन सभी जनजातियों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। ये सवाल पूछा हुआ है एग्ज़ाम में कि जनजातियों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। तो जनजातियों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है सरहुल। और ये किस महीने में मनाया जाता है ये भी पूछा हुआ है। तो ये चैत महीने में, जिसे चैत या फिर चैत्र महीना भी कहते हैं, इस महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब ये जो त्यौहार है सरहुल, इसे अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे खद्दी, खद्दी नाम इसे किस जनजाति में कहा गया है, तो उरांव जनजाति में। देखिए दोस्तों, जितने भी 3 या 4 जनजातियाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जनजातियाँ जैसे संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ये झारखंड के क्रम से 4 सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। इन चारों जनजातियों पे अलग अलग वीडियो इस चैनल पे, हमारे चैनल पे दिया गया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि संथाल जनजातियों में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं। डिटेल से उनका वीडियो दिया हुआ है, तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो संथाल जनजाति में सरहुल को ही क्या कहा जाता है, खद्दी। ठीक है, और उरांव जनजाति में, सॉरी यहाँ पे जो खद्दी वर्ड है ये किस में कहा जाता है, तो उरांव जनजाति में। और बा परब, सरहुल को ही बा परब कहा जाता है, किस जनजाति में, तो संथाल जनजाति में, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मंडा पर्व। ये क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी पर्व लिखे गए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जेएसएससी या फिर जेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मंडा पर्व के बारे में भी पूछा गया है कि ये पूछा गया था इसमें कि मंडा पर्व किस देवता के लिए मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आदिवासियों में या फिर जनजातियों में जो अधिकतर पर्व त्यौहार है उनके अपने देवी देवता या फिर जंगल, पहाड़, पर्वत के लिए मनाया जाता है। लेकिन ये जो एक मंडा पर्व है दोस्तों, ये हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है, तो इसलिए ये क्या है, VVI है। किनको समर्पित है, तो भगवान शिव जी को समर्पित है ये त्यौहार। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, तो ये बैसाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस महीने में मनाया जाता है, बैसाख महीने में मनाया जाता है। और ये बहुत ही पावन त्यौहार इसे माना जाता है, मंडा त्यौहार को। इसमें बहुत सारे नियम जो होते हैं वो किए जाते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से शुद्धि का जो होता है वो ध्यान रखा जाता है। देखिए, इसमें पुरुष एवं महिला दोनों ही इस त्यौहार में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पुरुष एवं महिला दोनों ही भाग लेते हैं। और पुरुष जो इसमें पुरुष व्रती होते हैं, मतलब जो पुरुष जो व्रत को रखते हैं उन्हें भगता कहा जाता है, एवं जो महिला जो व्रत को रखती हैं उन्हें सोखताइन कहा जाता है। ये वर्ड भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, पुरुष को क्या कहा जाता है, भगता, और महिला को क्या कहा जाता है, तो सोखताइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे चीज़ों का जो होता है, ये त्यौहार जो होता है बहुत लंबा चलने वाला त्यौहार होता है। ये एक दिन में ख़त्म होने वाले त्यौहार नहीं है। जैसे कि मंडा हो गया, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला त्यौहार नहीं है, ये 4-5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। और इसमें जो होता है नियम जो होते हैं वो बहुत ही कड़े होते हैं इस त्यौहार में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दहकते अंगारे पर चलना होता है। जैसे कि लकड़ी का जो कोयला होता है उन्हें जला दिया जाता है और उन्हें थोड़े दूर तक बिछा दिया जाता है। और जो लोग इस त्यौहार में जो भाग लेते हैं, जैसे कि भगता एवं सोखताइन जो इस पर्व को करते हैं, इन्हें बहुत लगभग आप मान के चलिए कि 1 सप्ताह से उन्हें चप्पल वगैरह पहनने के लिए मना कर दिया जाता है और वो इस दहकते हुए अंगारे पे खाली पैर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सोच लीजिए कि कितना कठिन त्यौहार है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें दहकते हुए अंगारे पर चलते हैं, जिसे अलग एक नाम दिया गया है जिसे फूल खूंदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। इसमें और भी कई तरह से आयोजन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है
कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं और फिर जो लोग इसमें भाग ले रहे होते हैं, इस पूजा में जो भाग लेते हैं, उन्हें क्या किया जाता है कि बांस में पीछे की तरफ से एक हुक लगाकर उन्हें पीठ में छेद करके वो एक झूला को झूलते हैं, जिसे बनस झूला भी झूलना कहते हैं। और जब ये झूल रहे होते हैं उसमें, तो उनकी जो माता और उनकी जो बहन है वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं उनके, कि वो सही सलामत से मतलब इस जो पर्व को ठाने हैं उसको पूरा कर सके। तो देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। ठीक है, आप लोग इसको एकदम एक लाइन से याद रख लीजिएगा कि मंडा त्यौहार जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। और कहीं कहीं पे ये जो मंडा त्यौहार है वो बहुत ही धूमधाम से आयोजन भी किया जाता है। इस मंडा त्यौहार के दौरान छऊ नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, जैसे हम लोग अपने पीछे पढ़ भी लिए हैं कि छऊ नृत्य का आयोजन होता है, तो छऊ नृत्य का भी यहाँ पर आयोजन वगैरह करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है ये। चलिए अगला जो त्यौहार है वो है कर्मा त्यौहार। ठीक है, ये भाई बहन का त्यौहार है। देखिए दोस्तों, ये जो कर्मा त्यौहार है किसका त्यौहार है, तो ये भाई बहन के बीच का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी देखिए ये कर्मा जो त्यौहार होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है राजकर्म, एक होता है देश कर्म। घर के आंगन में कभी कभी क्या होता है कि ये त्यौहार घर के आंगन में भी लोग करते हैं, और कभी कभी ये जो त्यौहार है ये अखड़ा या फिर अखड़ा में भी किया जाता है। जो घर के आंगन में करते हैं उसे राजकर्म कहते हैं, और जो अखड़ा में किया जाता है उसे देश कर्म कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कर्मा त्यौहार इसके बारे में यहाँ पे भले थोड़ा सा लिखा गया, लेकिन ये भी त्यौहार जो होता है वो एक दिन वाला त्यौहार नहीं है। देखिए जो मंडा भी था वो एक दिन का त्यौहार नहीं था, उसी तरह से जो कर्मा त्यौहार है वो एक दिन में समाप्त होने वाला त्यौहार नहीं है। कर्मा त्यौहार के दौरान क्या होता है, ये त्यौहार अधिकतर कुमारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और इस त्यौहार को अधिकतर मुंडा जनजाति के लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस त्यौहार में क्या करती हैं लड़कियां, पर्व से इस त्यौहार को जिस दिन किया जाता है उससे 7 दिन पहले नदी में जाकर स्नान कर कर बाँस के टोकरी में क्या करती हैं, बाँस के टोकरी में बालू को रख कर 7 प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, इस तरह से 7 प्रकार के अन्न को लेकर उसमें भिगा कर रखती हैं, और उसी को फिर क्या करती हैं, उसमें से जो पौधा निकलता है जो जावा जिसको कहते हैं, उसी का पूजा इसमें किया जाता है। तो इस तरह से ये जो त्यौहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें भाई के द्वारा जो होता है कर्मा वृक्ष, जो कि झारखंड में पाया जाता है, कर्मा वृक्ष के डाल को काट कर लाया जाता है, और यहाँ पे राजकर्म में या फिर देश कर्म में उस डाली को क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है एवं उसका पूजा किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, दूसरे दिन इस जो कर्मा की डाल जहाँ पे लगी रहती है उसके किनारे में लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को कर्मा नृत्य आप लोगों ने पढ़ भी लिया है कि कर्मा नृत्य किया जाता है, जो कि ग्रुप में किया जाता है। तो देखिए ये भी त्यौहार क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, और झारखंड में अधिकतर जो लोग यहाँ पे होंगे इस त्यौहार से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार होता है, खास करके जब देश कर्म किया जाता है, अर्थात जब अखड़ा में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो त्यौहार है दोस्तों वो है सोहराय। देखिए सरहुल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख त्यौहार झारखंड का वो है सोहराय त्यौहार, क्योंकि ये क्या है, ये पशुओं की इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, हम लोगों ने सोहराय नृत्य के बारे में भी पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को देखा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पर्व में देख लेते हैं कि सोहराय पर्व में क्या क्या होता है। देखिए ये जो त्यौहार है सोहराय, ये किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो संथाल जनजातियों का ये क्या है, प्रमुख त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, चलिए और ये कब मनाया जाता है। देखिए जो बहुत सारे त्यौहार हैं ना वो किस महीने में मनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए सरहुल कब मनाया गया था, चैत के महीने में। उसी तरह से कर्मा कब मनाया जाता है, तो ये भादों के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये कब मनाया जाता है, तो भादों के महीने में मनाया जाता है। तो सोहराय त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये पौष महीने में, जिसे पूस का भी महीना कहते हैं, इस महीने में ये मनाया जाता है। और जब फसल कट जाता है उसके बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। देखिए ये भी त्यौहार जो है वो एक दिन में ख़त्म होने वाला त्यौहार नहीं है, ये भी त्यौहार क्या होता है, 5 दिन तक चलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे ऐसे त्यौहार है जो 7 दिन या फिर 10 दिन या 5 दिन तक चलने वाले त्यौहार है। तो सोहराय त्यौहार कितने दिन तक चलते हैं, तो 5 दिन तक। देखिए इसमें 5 दिन जो त्यौहार चलता है इसमें अलग अलग दिन में अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। सबसे पहला जो दिन होता है उसमें गोड़ टांडी, मतलब जो जानवर होते हैं उनको नहला धुला कर उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन जो होता है वो गोहाल की पूजा की जाती है।
ये जो वर्ड लिखा हुआ गुहाल, इसका अर्थ आप लोग बहुत कोई समझते होंगे। इसका अर्थ होता है कि जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, घर का वैसा जगह जहाँ पे घर का वैसा आंगन या फिर कोना में वैसा जगह जहाँ पे अपने पशुओं को बांध कर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुहाल कहते हैं। तो उस जगह की भी पूजा की जाती है ताकि जो हमारे जो पशु हैं वो पशु क्या हैं? ये धन के प्रतीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिनके घर में पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है उनके घर में धन लक्ष्मी की भी बरकत होती है। ठीक है, तो ये गुहाल की पूजा यहाँ पे की जाती है। तीसरा दिन जो होता है दोस्तों वो संटाव होता है। इसमें क्या किया जाता है? गायों को या फिर जो भी पशु हैं उनको क्या किया जाता है? बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। उन्हें बहुत सारे, जैसे कि उनके सींग वगैरह या फिर उनके जो शरीर हैं उन पे बहुत सारी आकृतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, उन्हें सजाया जाता है। देखिए, चौथा दिन क्या होता है दोस्तों? जो गाँव के युवक एवं युवती हैं, ठीक है, जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के घर में जाकर चावल, दाल, नमक, मसाला वगैरह को क्या करती हैं? जमा करते हैं। वो लोग एक जगह पे जमा करते हैं और 5वां दिन पे क्या करते हैं? उसे जो भी चीज़ जमा किया गया है उसका खिचड़ी बनाया जाता है और लोगों में वितरण कर दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सोहराय त्यौहार है ना, ये इसका जो मेन उद्देश्य है, ये तो पशुओं की ही पूजा करने का मेन उद्देश्य है, लेकिन इसको जो मनाने का तरीका है वो हर जनजाति में अलग अलग है। जैसे इस त्यौहार को जनजातियां तो मनाती ही हैं, लेकिन झारखंड में जो सदान लोग रहते हैं वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं। जो आदिवासी तो नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इस त्यौहार को मनाते हैं। देखिए दोस्तों, जो जनजातियाँ हैं और सदान, जनजाति और सदान में सिंपल सा फ़र्क बस इतना है दोस्तों कि जो आदिवासी जो एक बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे रह रहे, और सदान भी वैसे ही लोग हैं जो बहुत समय से यहाँ पे रह रहे, लेकिन वो क्या है? झारखंड के वैसे मूलवासी हैं जो कि जनजाति में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। तो जो सदानों की भी जो अधिकतर जो पूजा पाठ है वो जनजातियों से ही मैच करती है। ठीक है, चलिए अगला जो त्यौहार है दोस्तों वो है नावाखानी। इसका अर्थ ही होता है नया अन्न ग्रहण करना। हम अपने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि ये त्यौहार जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और साथ ही साथ उड़ीसा राज्य में भी ये त्यौहार को मनाया जाता है। और ये बहुत ही मतलब ये खुशी वाला त्यौहार होता है कि अगर ऐसा माना जाता है कि जब अन्न जो है वो हमारे घर पे आ जाता है तो हमारे घर में क्या किया जाता है? उस नए अन्न को कूट कर उससे कुछ मीठा बनाकर उसे ग्रहण किया जाता है और घर के सभी सदस्य खुशी खुशी उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए ये नए फसल के कटने की खुशी में मनाया जाता है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कर्मा के बाद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कर्मा भादों में मनाया जाता है, तो अगहन में ये नवाखानी त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अब अगला जो त्यौहार है वो है चांडी पर्व या चंडी पर्व। ये भी बहुत ही VVI कर लीजिए, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, क्योंकि इसमें कुछ बातें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये जो त्यौहार है किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार उराव जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उराव जनजाति का प्रसिद्ध पर्व है। कौन सा पर्व? चंडी पर्व। देखिए, और ये कब मनाया जाता है? तो माघ महीने के पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम बाद में आप लोगों को एक कंपाइल वीडियो दे देंगे जिसमें कि कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, वो हम आप लोगों को एक डिटेल वीडियो दे देंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है और यह त्यौहार किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। आप लोग बस यहाँ पे वो डिटेल में समझ लीजिए कि इस त्यौहार के अंतर्गत होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए इस त्यौहार में क्या होता है दोस्तों कि इस त्यौहार में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। देखिए, यही इसका इम्पोर्टेंट बात था कि इस त्यौहार में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इस त्यौहार में सिर्फ पुरुषों को ही भाग लेना होता है। लेकिन इसमें देखिए एक और बात है कि जिस घर की महिला गर्भवती होती है, जिस घर की महिला प्रेग्नेंट होती है, उस घर के पुरुष भी इस त्यौहार में भाग नहीं लेते हैं। तो आप लोग इसको समझ जाइए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाएं तो भाग नहीं लेती हैं, पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन जिस घर की महिला गर्भवती होती है उस घर के कोई पुरुष भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अगला जो पर्व है वो है जावा पर्व, और ये JSSC के पंचायत सचिव के एग्ज़ाम में इस सवाल को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो त्यौहार है ये पूछा गया था कि जावा पर्व किस लिए मनाया जाता है। तो आप लोगों को देख लीजिए, जो त्यौहार है उसको मनाने का पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपे हुए हैं, उन उद्देश्यों से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जावा पर्व जो है वो भादों महीना में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भादों महीना में और कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व। यह पर्व अविवाहित आदिवासी महिला में प्रजनन क्षमता में वृद्धि के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए
जावा का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने जावा आप लोगों को कर्मा त्यौहार में भी बता दिया था कि जावा क्या होता है। तो देखिए, जावा पर्व एक अलग से मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं वो विवाह के बाद उन्हें गर्भवती या फिर बच्चे को जन्म देने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मतलब ये प्रजनन से रिलेटेड त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग मान के चलिए कि इसमें से कुछ ना कुछ त्यौहार तो और आप लोग को पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ जेपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जेपीएससी के साथ साथ क्या है, जेएसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेएसएससी के एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो त्यौहार है वो है रोहिणी पर्व, जिसको रोहन पर्व भी कहते हैं। ठीक है, रोहिणी पर्व को क्या कहते हैं और एक नाम रोहन पर्व भी कहते हैं। ये पर्व किस लिए मनाया जाता है? ये पर्व बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बीज बोने का त्यौहार एक और हम लोगों ने देखा था, वो कौन सा था? हेरो पर्व। ठीक है, हेरो पर्व भी क्या होता? जब बीज को बुआई हो जाता था तो उसके बाद ये मनाया जाता है। हेरो नृत्य भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो देखिए, रोहिणी पर्व जो है ये भी बीज बोने का ही त्यौहार है। और इस दौरान क्या होता है, इस त्यौहार में भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बहुत सारे त्यौहार जो होते हैं उसमें लोग बहुत खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गीत को गाते हैं। ठीक है, बहुत सारे झूमर वगैरह करते हैं। लेकिन इस त्यौहार की खासियत यह है कि इस त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का नृत्य या फिर लोकगीत का प्रदर्शन नहीं किया जाता। अर्थात ये त्यौहार जो है वो बहुत ही शांति से मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारे लोक कला, जो लोक नृत्य था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो भी लोक नाट्य थे उनके बारे में भी पढ़ लिया। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोग इसको एक दो बार करके और देख लीजिएगा, और एग्ज़ाम से पहले तो इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पक्का ही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास आप लोगों को यहाँ तक जो भी चीज़ था वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें पर्व त्यौहार बचे हुए हैं। यहाँ पे जो झारखंड राज्य है इसमें बहुत सारे पर्व त्यौहार है, जितनी भी जनजातियाँ हैं, 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं। अगर प्रत्येक का भी अगर हम एक दो पर्व त्यौहार को लेकर चले तो यहाँ पे बहुत सारे पर्व त्यौहार हो जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको एक पार्ट यहाँ पे है, दूसरा पार्ट इसका आएगा जिसमें पर्व त्यौहार से ही रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और एक ही वीडियो में आप लोगों की जानकारी की बहुत सारी चीज़ें दे दी गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में देने के लिए उसे मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने और भी जो दोस्त हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।